Good morning, student. Today we will discuss how to learn English. हम जानते हैं कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज. What is English language? We know that English is the international language. हम जानते हैं कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव इट्स डेफिनेशन. इंग्लिश is an international language which was spoken firstly in England. हमें पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि सबसे पहले इंग्लैंड में बोली गई. अब बात यह आती है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम इंग्लिश को कैसे सीखें, कैसे हम अंग्रेजी को अच्छे से राइट कर पाएं, कैसे हम अंग्रेजी को फ्लुएंटली बोल पाएं. तो आज हम कुछ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी भाषा को, जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, उस भाषा को हम प्रभावशाली ढंग से लिख पाएं और प्रभावशाली ढंग से बोल पाएं. तो इसके लिए जरूरी है दो चीजें. आवर थिंकिंग, हमारी थिंकिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी थिंकिंग हिंदी में है, हम अंग्रेजी में सोचते नहीं हैं. इसलिए जब कभी अंग्रेजी को अच्छे से लिखना हो, अच्छे से बोलना हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह अंग्रेज चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसके अनुसार ही हम अंग्रेजी को पढ़ने का और लिखने का प्रयास करें. ऐसा करने से क्या होगा कि हम अंग्रेजी को इजीली सीख पाएंगे और हम अपनी भावनाओं को कॉपी पर आसानी से व्यक्त भी कर पाएंगे. हमारे सामने यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब कभी हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं या अंग्रेजी को लिखने का प्रयास करते हैं तो हम हिंदी से लेते हैं. आपको मैं बता दूं कि किसी भी भाषा का किसी भी दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं होता. हम केवल उसके एग्जैक्ट भाव को समझ करके और अपनी भावनाओं को उस भाषा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं. तो वो क्या टिप्स हैं, कैसे हम अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला टिप ये है, पहली चीज कि वी शुड थिंक इन इंग्लिश. हमें अंग्रेजी में सोचना चाहिए. हाउ इज इज पॉसिबल? हम अंग्रेजी में कैसे सोच सकते हैं? हम अंग्रेजी में सोच सकते हैं जैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होना चाहिए. अगर एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमें किसी बात को किस तरह कहना है, अंग्रेज कहेगा तो उस बात को किस तरह कहेगा. हमें अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो इजीली हम अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ठीक सकते हैं. दूसरी चीज, अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर इज नेसेसरी. लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी सीखने वाले के लिए ग्रामर की आवश्यकता ही पड़े। लेकिन चूंकि हम इंडिया में रहते हैं,
इसलिए ज़रूरी है कि हम ग्रामर को सीखें। बिना ग्रामर सीखे हम अंग्रेजी को सीख नहीं सकते। तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिना आप पार्ट ऑफ स्पीच को सीखे हुए भी अंग्रेजी को अच्छा सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें फोकस करना है कि हम अंग्रेजी को राइट कैसे करें, अंग्रेजी को बोले कैसे। क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशंस में और ज़्यादातर जब हम किसी अच्छे लेवल में आगे जाते हैं तो हमें अंग्रेजी में ही कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो हमें सीखना यह है कि हम अंग्रेजी में अपनी भाषा को, अपनी बातों को व्यक्त कैसे करें विदाउट लर्निंग ग्रामर, बिना ग्रामर को सीखे हुए। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, वी विल थिंक अबाउट इट एंड टुडे आई विल टेल यू something new about this idea, whatever I have gotten. I am a student of American English Language Institute from Delhi, and there I have learned something about English grammar which is unique, and you will get something from me whatever I will tell you today in the grammar section of English, how to write English, how to speak in English language. तो पहली चीज मैंने बताया कि वी शुड थिंक इन इंग्लिश। हम सभी जानते हैं कि हम हिंदी में सोचते हैं तो ये संभव नहीं है कि हम अंग्रेजी में भी सोच पाए, लेकिन हमें करना पड़ेगा। हम सिचुएशन के अनुसार उस तरह अपने आप को ढालेंगे कि हम अंग्रेजों की तरह सोचें और हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो। दूसरी चीज, ग्रामर इज नेसेसरी। मैंने दूसरा टॉपिक बताया आपको कि ग्रामर इज नेसेसरी, ग्रामर जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी भाषा इंग्लिश नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी शर्त हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर हम बिना ग्रामर, बिना पार्ट ऑफ स्पीच को सीखे हुए भी अंग्रेजी को अच्छे तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए उन्हीं बातों पर डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। आइए देखिए, अंग्रेजी में सबसे पहले जब हम भाषा को लिखना शुरू करते हैं, सेंटेंसेस को फॉर्म करना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमें अंग्रेजी भाषा में जो लिखावट की है वो दो तरह से मिलेंगे। एक एक्शन सेंटेंस मिलेगा, एक्शन सेंटेंस, और दूसरा नो एक्शन सेंटेंस, नो एक्शन सेंटेंस। अब ये एक्शन सेंटेंस और नो एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं? एक्शन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई वर्ब होता है। एक्शन मतलब कोई काम करना ही होता है, तो जिसमें कोई वर्ब हो, जिसमें कोई क्रिया हो, वो आपका एक्शन सेंटेंस हो। और ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया ना हो, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया नहीं होती, इस तरह के सेंटेंस को हम नो एक्शन सेंटेंस कहते हैं। देयर इज अ काइंड इंफॉर्मेशन फॉर यू, लगभग 70% अंग्रेजी नो एक्शन सेंटेंस पर आधारित होती है और 30% इंग्लिश आपकी एक्शन सेंटेंस पर आधारित होती है। अगर हम नो एक्शन सेंटेंस को सीख जाएं तो डेफिनेटली 70% अंग्रेजी हमारी क्लियर हो जाएगी। अब इन्हीं चीजों पर हमें डिस्कस करना है कि नो एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाएंगे, और एक्शन सेंटेंस में क्या होता है, ये कैसे बनाए जाएंगे। एक्शन सेंटेंस में टोटली आपका टेंस आ जाता है, जिसमें हमें टेंस को सीखना है, और नो एक्शन सेंटेंस में आपके सारे पार्ट ऑफ स्पीच सम्मिलित होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि कैसे पहचाने कि सेंटेंस नो एक्शन है कि एक्शन वाला है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, तो हम थोड़ा आगे बढ़ें और आपको बताएं हाउ टू नो about action and
नो एक्शन सेंटेंस। हम कैसे पहचाने कि एक एक्शन सेंटेंस है कि एक नो एक्शन सेंटेंस है? तो सबसे पहले हम नो एक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। नो एक्शन सेंटेंस कब होगा? नो एक्शन सेंटेंस होने के लिए 4 कंडीशंस फॉलो करनी है। कोई भी सेंटेंस नो एक्शन सेंटेंस होगा अगर उसमें नेम होगा, पहला। दूसरा, क्वालिटी होगा। तीसरा, कंडीशन, नेम, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन। चौथा, कंडीशन। और ये सेंटेंस टू बी वर्ब से बने होंगे। टू बी वर्ब से बने होते हैं, बने होते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर टू बी वर्ब के बाद कोई नाम आ जाए, कोई क्वालिटी आ जाए, कोई ऑक्यूपेशन आ जाए, कोई कंडीशन आ जाए, तो दैट सेंटेंस विल बी नो एक्शन सेंटेंस। अगर इन चारों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो दैट विल बी एक्शन सेंटेंस। अगर टू बी वर्ब उसमें नहीं आ रहा और ये चारों चीजें नहीं आ रही हैं, उसमें कोई एक्शन आ रहा है, कोई कार्य आ रहा है, कोई काम आ रहा है, जैसे उठना, बैठना, लेटना, खाना, पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें अगर आ रही हैं तो वो सेंटेंस डेफिनेटली आपका एक्शन सेंटेंस होगा। और नो एक्शन कौन सा होगा? वो सेंटेंस जो टू बी वर्ब पे आधारित होगा और टू बी वर्ब के बाद कोई नेम, कोई क्वालिटी, कोई ऑक्यूपेशन और कोई कंडीशन आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब यहां पर देखिए, आपको पता है कि इज ये आपका टू बी वर्ब है और टू बी वर्ब के बाद आपका आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद जो आया है डॉक्टर। इन चारों में से मिलाइए कौन सा है? क्या ये नेम है? नहीं है। क्वालिटी है? नहीं है। ऑक्यूपेशन है? है। क्योंकि डॉक्टर एक पेशे का नाम है, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? नो एक्शन सेंटेंस। ठीक। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी टू बी वर्ब के बाद कोई भी नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी और कंडीशन आए तो ऐसे सेंटेंसेस आपके नो एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये टू बी वर्ब क्या होती है। सामान्यतः हम पढ़ते हैं वर्ब बहुत तरह की होती हैं। अगर हम बात करें वर्ब की, वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखे बगैर हम इंग्लिश को अच्छे से सीख नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले वर्ब के बारे में पढ़ना है और वो वर्ब मैं आपको एक ही वर्ब आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो अलग अलग वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। हम बात करेंगे टू बी वर्ब की। टू बी वर्ब क्या वर्ब है? सामान्यतः आपने देखा होगा कि हम एक वर्ब लेते हैं गो। आपको पता है कि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है। आपने फर्स्ट फॉर्म लिया गो, सेकेंड फॉर्म आपने लिया वेंट, ये सेकेंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म आपने लिया गॉन। ऐसे ही फोर्थ फॉर्म जो हम लेते हैं तो गो में हम लगा देते हैं आईएनजी, यानी जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म जब हम लेते हैं तो हम गो में ईएस जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो भी वर्ब्स होती हैं ये सारी वर्ब्स हमारी प्लूरल में होती हैं और जब कभी इन्हें हमें सिंगुलर के साथ रखना होता है तो हमें इन क्रियाओं का भी सिंगुलर बनाना पड़ता है, इसलिए हमने गो में ईएस जोड़ करके सिंगुलर बनाया। एक चीज और बता दें आपको, वर्ब और नाउन इन दोनों में अंतर यह है कि वर्ब हमेशा प्लूरल होती है
ये हमेशा प्लूरल होती है, जबकि नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए जब कभी हम इसको यूज करते हैं तो वर्ब का हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। जैसे गो का हमने गोज सिंगुलर बनाया, लेकिन अगर हम वर्ब में अगर नाउन में लगाएंगे तो नाउन में हम सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे, लेकिन वर्ब में हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। ठीक, तो मैं बता रहा था कि जैसे हमने एक वर्ब लिया था गो, वैसे ही हमारी वर्ब होती है टू बी। और टू बी वर्ब इतनी स्ट्रांग वर्ब है कि अगर आप टू बी वर्ब सीख जाओ तो 50% इंग्लिश आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी। कैसे? हम बात करते हैं टू बी वर्ब का। पहले देखते हैं हम, इसका पहला रूप होता है इज, एम और आ। कुछ लोग इसको आर पढ़ते हैं, बट इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ बोला जाता है, इज, एम और आ। दूसरा, अगर हम पास्ट में बात करें, आपको पता है वज या वर। ये देखने में थोड़े मतलब अजीब देखने से लगता है हमें कि ये बिल्कुल अलग है, इसलिए इनको इरेगुलर वर्ब्स डिक्शनरी में डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं होती, ये एक जैसी नहीं होती, ये हमेशा बदलती रहती हैं। हर अलग अलग टेंसेस में जाने पर इनका रूप जो है हमेशा चेंज होता रहता है, और ये बिल्कुल अलग होती है, इसलिए इनको इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। तो प्रेजेंट में ये तीन होते हैं। पास्ट में आपने वर्स या वर देखा, इसको वियर नहीं वर बोलते हैं। हम जब थर्ड फॉर्म में जाते हैं तो हमें पता है कि वाज और वर पास्ट में हो गए, थर्ड फॉर्म में इसका बीन हो जाता है, क्योंकि बी का डी, यानी थर्ड फॉर्म। अगर हम बी वर्ब टू बी वर्ब की बात करें तो टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बीन। ऐसे ही हम जब आईएनजी में आते हैं तो बी में हमें जोड़ देना होता है आईएनजी, तो बन जाता है डी। ऐसे ही जो ये फर्स्ट फॉर्म इसका हम बनाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म इसका बनता नहीं, हम उसके स्थान पे यही लिख देते हैं टू बी। वैसे अगर ये सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर इसी में हो जाता है, इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फिफ्थ फॉर्म आपकी बनी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ये इतने तरह के वर्ब्स टू बी वाले होते हैं। आपको हम बता दें कि जो ये जितने भी टू बी वर्ब हैं, इनका प्रयोग दो तरह से होता है। इनका प्रयोग एज ये हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग एज ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और एज ये मेन वर्ब। यानी हम दोनों तरह से इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम गो का प्रयोग जाने के लिए करते हैं, वैसे हम बी का प्रयोग, टू बी का प्रयोग होने के लिए करते हैं। टू बी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? होने के लिए। जैसे गो मतलब जाना, तो हम जब टू बी वर्ब इज का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा होना, कोई भी चीज होना। तो हम दो तरह से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह। अब हेल्पिंग वर्ब की तरह हम कब करेंगे और मेन वर्ब की तरह हम कब करेंगे? जब कभी हम टू बी वर्ब का प्रयोग, टू बी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, तो वह एक्शन सेंटेंस होता है, एक्शन सेंटेंस होता है। यानी जब कभी भी हम टू बी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं तो वो एक्शन सेंटेंस होता है, और जब कभी हम मेन वर्ब की तरह करते हैं, मेन वर्ब की तरह करते हैं, तो वह नो एक्शन सेंटेंस होता है, नो एक्शन सेंटेंस होता है। यानी ये दोनों तरह से प्रयोग किए जाएंगे आपके। हेल्पिंग वर्ब की तरह जब हम करेंगे तो एक्शन सेंटेंस होगा, यानी वो टेंस में यूज होगा, और जब हम मेन वर्ब की तरह करेंगे तो होगा टेंस में भी यूज, लेकिन उनमें चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
name, occupation, quality or condition. Thanks. Today I have taught something about English to be verb. In the next video we will discuss something related to this topic. Thank you.